कैसे हो दोस्तों। ये इन्वायरमेंट का हमारा दूसरा वीडियो है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ग्रीन वॉश किसे इंगित करता है? तो ग्रीन वॉश इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा जो किया जाता है, खास करके ये किनके द्वारा किया जाता है। जो कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई संस्था है, वो ये कहती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है हमने बनाया है ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, या इसको बनाने में जो भी प्रोसेस यूज़ किया है वो इन्वायरमेंट के को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इन्वायरमेंट को संरक्षण करता है, उनका प्रोटेक्शन करता है। और जबकि वो बेसिकली वो कर नहीं रहा होता है, उनका झूठा किया गया वो वादा होता है। ठीक, तो वही क्या कहलाता है, इन कंपनियों के द्वारा, इन संस्थाओं के द्वारा जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए झूठे वादे किए जाते हैं, ये झूठी बात की जाती है, वो कहलाती है ग्रीन वॉशिंग। ठीक, नेक्स्ट है पारिस्थितिकी एंड पारिस्थितिकी तंत्र। यहाँ से स्टार्ट। तो पहले जान लेते हैं इकोलॉजी और इकोसिस्टम होता क्या है। तो इकोसिस्टम पहले देख लेते हैं। इकोसिस्टम बेसिकली होता क्या है कि कोई भी एक नेचुरल जो प्राकृतिक वातावरण है वो होता है ना। एक फंक्शनल यूनिट होती है। जैसा मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, कोई एक जंगल है, ठीक है। जंगल में क्या लिविंग ऑर्गन भी होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। जैसे जीव जंतु हो गए, ये लिविंग हो गए, नॉन लिविंग हो पेड़ पौधे हो गए। तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, पर्टिकुलर सिस्टम में जो आपस में ये दोनों लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। और इकोसिस्टम जो सबसे पहले शब्द दिया था, किसने दिया था? A.G. टांसले ने। A.G. टांसले, इन्होंने ये शब्द दिया था। वहीं ये इकोसिस्टम हो। वहीं इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी एक बेसिकली जीवों और उनके पर्यावरण, जो अभी बताया था ना, लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, उनका जो इन्वायरमेंट है उसकी एक स्टडी है। जैसे बायोलॉजी है ना, वैसे इकोलॉजी। तो स्टडी जब हम करते हैं किसी सिस्टम की, इकोसिस्टम की, उसको इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? ये दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने। याद रखिएगा दो चीज़, इकोलॉजी और इकोसिस्टम के अंतर है। इकोसिस्टम जो शब्द दिया था A.G. टांसले ने दिया था, है ना, टांसले ने। और जो इकोसिस्टम शब्द दिया था A.G. टांसले ने। और इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? A.G. अर्नेस्ट हैकल ने। अब प्रश्न ये है, पारिस्थितिक की निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन तो किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उसके यहाँ पर जीव समुदाय पाए जाते हैं और उसके आसपास का जो वातावरण है उनके बीच का एक संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है, यानी लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनसे बना होता है। ये सही बात है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, स्वयं की जो मतलब खुद की प्रोडक्टिविटी होती है इनकी। यह एक बंद तंत्र है। और चौथा, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है, यह एक बंद जो है क्लोज्ड सिस्टम है। कोई भी इकोसिस्टम होता है क्लोज नहीं होता, बल्कि एक ओपन सिस्टम होता है जिसमें अलग अलग टाइप के पदार्थ होते हैं, है ना, मिनरल्स होते हैं, वो आते हैं जाते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, वो चले आते हैं। तो एक प्रकार से ये ओपन सिस्टम होता है। एनर्जी होती है, सोलर से एनर्जी आ रही है, सूर्य से एनर्जी आ रही है, फोटोसिंथेसिस हुआ, जो पेड़ पौधे उसमें एनर्जी स्टोर हो गई, फिर उसके माध्यम से और लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जा रही है, फिर उसके माध्यम से वो बाद में लास्ट में क्या होता है, जब उनकी डेथ हो जाती है तो इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। तो एक प्रकार से ये ओपन सिस्टम है। जैसे कि इसमें लिखा भी है, इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों, ऊर्जा हो गई, एनर्जी हो गई, पदार्थ मतलब जो भी मिनरल्स होते हैं वो लगातार इनपुट और आउटपुट होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए बंद यूनिट नहीं है, बल्कि एक प्रकार से ये ओपन यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव मंडल एक खुला यानी ओपन सिस्टम का उदाहरण। बिल्कुल ठीक बात है। जीव मंडल में पदार्थों के प्रारंभ निवेश के बाद पुनः नए
पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा में निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। ये उल्टा है। जो पदार्थ होते हैं यानी जो मिनरल्स होते हैं या जो भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, लगातार आते जाते रहते हैं, उनका रिसाइकल होता रहता है। ठीक है, जैसे किसी जो मिनरल्स होते हैं किसी एक पर्टिकुलर जीव में आए, फिर उसकी डेथ हो जाती है तो वो आगे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही वो लास्ट में सबसे आगे क्या करते हैं, उनके डिकम्पोजर जो होते हैं उसको जीव को ख़त्म कर देते हैं, और वो जो मिनरल्स बनते हैं उसके जो ऑर्गेनिज्म है वो मिनरल्स में टूटकर दोबारा मिट्टी में मिल जाते हैं, है ना। फिर उनका रिसाइकल होता है, फिर दोबारा से वो जीवों में पहुँचते हैं। इस तरह से साइकिल होता रहता है। लेकिन जो हमारी एनर्जी है यूनिडायरेक्शनल होती है, एक तरफ चली जाती है, आती है इकोसिस्टम में और सीधे निकल जाती है। ठीक है, उसका बार बार रिसाइकल नहीं होता। तो एनर्जी क्या है, दोबारा प्रवेश नहीं करती है, रिसाइकल नहीं होती है, बल्कि जो मिनरल्स होते हैं उनका रिसाइकल होता है। ठीक, जैसे कि लिखा ही है, ये खुला तंत्र है, इसमें पदार्थों का लगातार इनपुट और आउटपुट होता रहता है। पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते हैं, बार बार चक्रीय होते हैं, रिसाइकल होते रहते हैं, है ना। जो मृदा होती है, मृदा से किसमें, पेड़ पौधों में जाते हैं, पेड़ पौधे के माध्यम से जो जीव जंतु उसमें जाते हैं, जीव जंतु के माध्यम से जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं फूड चेन में यानी मनुष्य, उनके उनके पास आते हैं। फिर वो जब उनकी डेथ हो जाती है या कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे की डेथ होती है तो दोबारा से उसके जो जो पोषक तत्व होते हैं वो दोबारा से मृदा में मिल जाते हैं, तो उनका रिसाइकल हो रहा है। ठीक है, और ये अनंत काल तक चलते रहते हैं। जबकि ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, वो एक ही दिशा में मूव करती है। ऊर्जा का लगभग 10% भाग एक ही पोषण स्तर में से अगले पोषण स्तर में ट्रांसफ़र होता है। 90% कहा जाता है वो उसको यूज़ करने में चला जाता है, श्वसन में चला जाता है। ठीक, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का निवेश और बहिर्गमन चलता रहता है। ठीक है, लेकिन जो 90% ऊर्जा खो जाती है वो दोबारा से लौट के नहीं आती, उसका रिसाइकल नहीं होता है। ठीक, तो ये सही है और आर इसका गलत आंसर है। अभी अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है, यानी जो जीव है उससे लेके एक पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन और एक मंडल बायोस्फीयर तक कैसे क्रम, सिस्टमैटिक क्रम डेवलप होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए उल्टे चलते हैं अभी। ठीक है, एक मान लीजिए लैंडस्केप है, बहुत बड़ा लैंडस्केप है। ठीक है, जैसे लैंडस्केप में आप मान लीजिए कि घास का मैदान है, ये घास का मैदान। ठीक है, ये पूरा एक यानी मैदानी क्षेत्र है। अब मैदानी क्षेत्र में क्या होगा, आपने देखा कहीं कहीं पे जहाँ घास होगी, थोड़े बहुत किसी क्षेत्र में हो सकता है पेड़ पौधे हों, है ना। कुछ एरिया हो जहाँ पानी भी हो सकता है थोड़ा बहुत, कुछ एरिया ऐसा होता है थोड़े बहुत पहाड़ हो या पठार, कोई भी चीज़। तो अलग इस पूरे लैंडस्केप में, घास के मैदान में इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। आपको घास भी मिल सकती है, थोड़े बहुत पेड़ भी मिल सकते हैं, पानी भी थोड़ा बहुत उसमें कहीं में होगा, या फिर और एक जगह क्या होगा वहाँ पर शायद कुछ ना हो, या पठार हो, थोड़े बहुत पहाड़ हो। ठीक है, तो आप देखेंगे जो घास के जो पर्टिकुलर क्षेत्र यहाँ पे जीव हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइप की प्रजाति रह रही होगी। ठीक, तो एक प्रजाति यहाँ पे रह रही है ना, प्रजाति रह रही, उसकी अपनी एक जनसंख्या है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, जनसंख्या, किसी एक प्रजाति की जनसंख्या। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, तो ये तो हो गया अपने घास का मैदान। अब इसके आस पास में क्या है, ये मान लीजिए हमने बताया था कि यहाँ पे पेड़ पेड़ हैं। अब पेड़ में कोई और दूसरी प्रजाति रह रही होगी, है ना। घास में कीड़े मकोड़े रह रहे हैं, यहाँ पे कोई सेकंड प्रजाति रह रही होगी पेड़ों के ऊपर रहने वाली, है ना, चिड़िया विड़िया हो गई। ठीक, तो ये उनकी जनसंख्या हो गई। तो ये ऐसे ही पूरे क्षेत्र में, पूरे लैंडस्केप में अलग अलग प्रजातियाँ एक साथ रह रही होंगी। तो ये क्या होंगी, प्रजातियों की संख्या क्या कहलाती है, पॉपुलेशन, सबसे पहले। ठीक है, अलग अलग प्रजातियाँ, उनकी पॉपुलेशन, जब ये आपस में पूरे इस पूरे लैंडस्केप में अगर इनको काउंट किया जाता है तो वो कहलाता है समुदाय। अलग अलग समुदाय, भाई इसमें कीड़े मकोड़ों का समुदाय होगा, इसमें हो सकता है पक्षियों का समुदाय हो, पानी के क्षेत्र में क्या हो गया, ये मछलियाँ हों, है ना। तो ये अलग अलग समुदाय बिल्ड हो गए यहाँ पर। ठीक, और ये पूरे, जब ये सारे समुदाय मिलते हैं, सारे समुदाय मिलके क्या बनाते हैं, अलग अलग समुदाय मिलके ये बनाते हैं पूरा एक इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। और एक पारिस्थितिक तंत्र के अंदर और एक जो पूरा लैंडस्केप होता है ना, पूरा लैंडस्केप, इसमें क्या होता है,
अलग अलग टाइप के पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं। जैसे ये घास पारिस्थितिक तंत्र है, ये जंगल का पारिस्थितिक तंत्र है, ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, ये पठारी है, या उसका पारिस्थितिक तंत्र। तो लैंडस्केप जो है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। फिर इसके अंदर जो आता है अलग अलग इकोसिस्टम आते हैं। उन अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग समुदाय, प्रजातियों के अलग अलग समुदाय रहते हैं। और सबसे छोटे लेवल पे जाओगे तो एक जो समुदाय होगा, एक जो प्रजाति होगी उसकी जनसंख्या होगी। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें कौन सा क्रम होगा? इसका जो उत्तर हो जाएगा सी, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक जो इकोसिस्टम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टांसले ने किया था, और इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, जो जीव अपना स्वयं भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। सही बात है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करते हैं, उपभोक्ता नहीं करते हैं बल्कि प्रोड्यूसर होते हैं, वो भोजन को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और जो अगली जो फूड चेन में अगला जो लेवल पे होता है वो उसका कंजम्पशन करता है। तो ये गलत हो गया। वियोजक यानी डिकम्पोजर अकार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक पदार्थ नहीं, जो ऑर्गेनिक मैटर है इनऑर्गेनिक मैटर में उसको तोड़ देते हैं। यानी जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके छोटे छोटे उसमें तत्वों में तोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जीव या जंतु या पेड़ पौधा डेड हो जाता है तो उसमें जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है, प्रोटीन हो गया, खनिज पदार्थों को, उनको अलग कौन करता है? ये वियोजक जो डिकम्पोजर होता है ये करते हैं। तो ये भी गलत है। आंसर कौन सा हो गया? ए और बी। ठीक है, ये देख लीजिए आप इसको। नेक्स्ट है इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं। गलत है। बहुत हाईली उन पर डिपेंड होते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, और प्राइमरी उपभोक्ता कौन होते हैं? इनको खाने वाले, पेड़ पौधों को, घास को खाने वाले। तो बहुत हाईली डिपेंड रहते हैं इन पे, न्यूनतम रूप से आश्रित नहीं रहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या से अधिक होते हैं। गलत है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर ज़्यादा होते हैं। जैसे घास है, घास आप देखें कितनी ज़्यादा होती है। क्या घास को खाने वाली भेड़ बकरियाँ उतनी होती हैं? नहीं होती हैं। ठीक है, उनकी संख्या कम होती है। तो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है उनकी संख्या हमेशा ज़्यादा होती है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, प्राथमिक उपभोक्ता यानी जो बकरी है, भेड़ है, उनसे ज़्यादा होते हैं। ये ठीक है। द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। ये गलत है। जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं अधिक तो नहीं होते हैं, कम, बल्कि जो फूड चेन में होते हैं संख्या थोड़ी कम होती जाती है उनकी, और जो पावरफुल है उनकी शक्ति है जो बढ़ती जाती है। तो सेकंड पे कौन से आते हैं? जो मांसाहारी होते हैं, है ना, कार्निवेरियस होते हैं, वो होते हैं। और इनसे भी ऊपर कौन होता है? ह्यूमन, जो सब कुछ खाता है। ठीक है, तो शक्तिशाली ह्यूमन ज़्यादा है। तो ये गलत हो। इसका आंसर कौन सा हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। ये गलत है। एक दूसरे पर निर्भर होते हैं भाई, है ना। प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया, और प्राइमरी कंज्यूमर होगा, एक प्रजाति हो गई, दूसरी प्रजाति हो गई, ये दूसरे एक दूसरे जितने भी इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप के जो अवयव हैं, कंपोनेंट्स है, पानी हो गया, घास हो गया, पेड़ पौधे हो गए, एक दूसरे पर निर्भर है। तो पहला ही गलत हो जाता है। पहला गलत हो तो इसका मतलब दूसरा सही होगा। ठीक है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक विशालतम पारिस्थितिक तंत्र? तो समुद्र है। समुद्र कितना 70% पे है ना पानी। पृथ्वी पर हमारे क्या है? पानी है। तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है? समुद्र। और समुद्र क्या है? सबसे बड़ा इकोसिस्टम के साथ साथ सबसे ज़्यादा स्थिर इकोसिस्टम कौन सा है? समुद्र ही है। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है वो ऑक्सीजन समुद्रों से ही होती है। जो इसमें फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, वो जितनी भी हमारी ग्लोबली ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उन फाइटोप्लैंक्टन से ही होती है, जो कि कहाँ मिलते हैं? समुद्र में ही मिलते हैं। और सबसे बड़े जो कार्बन सिंक हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, वो भी समुद्र ही हैं। ठीक है, कौन सा इसमें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है? जान ही रहो, घास जो धान का खेत है वो मनुष्य के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता है? ठीक है, तो वनों को काटना ये नहीं करता है।
अगला है पारिस्थितिक संतुलन किससे बिगड़ता है? लकड़ी काटने से बिगड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस इकोसिस्टम में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? जो भी तत्व होते हैं उनके चक्रण को कहते हैं बायो ये जैव भू रासायनिक चक्र, बायो केमिकल साइकिल होती है, इसको कहते हैं। अब ये होती क्या है? इसमें आप देखिए 3 वर्ड हैं, इसमें 3 वर्ड हैं, बायो केमिकल साइकिल। बायो क्या है इसमें? इसमें अगर बायो की बात करें तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात आती है ना। ये सॉरी, जो भी जैविक तत्व हैं उनकी बात आती है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, है ना, पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव आ गए, ये सब इसमें आ गए। केमिकल क्या होता है? जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो भी गैसेस मिलती हैं, है ना, और जो भी हमारे पदार्थ मिलते हैं और मिनरल्स वगैरह हो गए, वो हो गया। इनके साइकिल हो रहा है, ठीक। साइकिल किस में हो रहा है? जियो बायोकेमिकल साइकिल। जियो मतलब पृथ्वी, पृथ्वी में क्या? मिट्टी हो गई, चट्टानें हो गई, है ना, जल हो गया, वायुमंडल। तो ये क्या कर रहे हैं? सारे तत्व होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है? जितने भी सारे तत्व होते हैं, है ना, उसमें लिविंग वो बायो ऑर्गेनिज्म हो गया, केमिकल हो गया, ये सारे एक सर्कल में, एक साइकिल में मूव करते हैं या चक्रण करते हैं। तो इसका मतलब इसको अगर परिभाषा के रूप में देखें तो जितने भी अजैविक तत्व होते हैं, अजैविक तत्व ना, अजैविक तत्व क्या करते हैं? जैविक तत्वों फिर उनका जैविक तत्वों में परिवर्तन होता है। फिर जैविक तत्वों से क्या होता है? जैविक तत्व जो होते हैं पुनः उसका अजैविक तत्व में लौट जाते हैं। जैसे मिट्टी के अंदर बहुत सारे केमिकल खनिज पदार्थ होते हैं, वो पहले किस में आते हैं? पेड़ों में आते हैं। पेड़ों के बाद उसमें जो जानवर होते हैं, जीव जंतु उनमें जाते हैं, ठीक। अब इनकी डेथ हो जाती है, तो इसमें जितने भी वो मिले होते हैं खनिज पदार्थ और गैसेस होती हैं, वो दोबारा से इन्वायरमेंट पे पहुंच जाते हैं। तो अजैविक तत्व जैविक तत्व में कन्वर्ट हुए, फिर जैविक तत्व के बाद में वो अजैविक में कन्वर्ट होगा। इसी को क्या बोलते हैं? जैव भू रसायन चक्र बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजिकल सक्सेशन से, यानी जैविक अनुक्रमण की अवस्थाएं विभिन्न हमें बताती हैं। अब ये जैविक अनुक्रमण होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। तो जैविक अनुक्रमण का जो सबसे पहले वर्ड यूज़ किया था सक्सेशन, ये रेनर होल्ट ने किया था, ठीक है, 1885 में। और इस सिद्धांत को किसने दिया? फ्रेडरिक क्लेमेंट्स, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था क्लाइमेक्स कम्युनिटी कैसे एक सिंपल कम्युनिटी किसी स्थान से एक जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है उसमें कैसे कन्वर्ट होती है। मतलब कोई एक स्थान है, वहाँ पर कैसे कैसे विभिन्न प्रजातियाँ विकसित होती हैं और एक सिंपल प्रजातियों से एक कॉम्प्लेक्स प्रजाति की तरफ कैसे बढ़ती हैं, ठीक है। तो पहली स्थिति क्या होती है? न्यूडेशन की, यानी नग्न अवस्था जो होती है। न्यूडेशन में आपने देखेंगे कि किसी स्थान पर बिल्कुल जैसे बाढ़, आग, ज्वालामुखी के कारण क्या वो स्थान पूरी तरह समुदाय नष्ट हो चुके थे, पूरी वहाँ पे सतह आपको नग्नी दिख रही होगी। फिर सेकंड स्टेज में आती है पाइनियर कम्युनिटी। पाइनियर कम्युनिटी कौन सी होती है? लाइकन। तो किसी भी स्थान पर सबसे पहले क्या होते हैं? लाइकन्स आते हैं, ठीक। छोटी छोटी हरी हरी घास, छोटी हरी घास टाइप की होती है, ठीक। फिर आती है सीरियल कम्युनिटी, यानी मध्यवर्ती समुदाय। छोटे छोटे लाइकन कन्वर्ट होते हैं छोटी छोटी घासों में, शाक, पौधे, झाड़ी इत्यादि में, ठीक है। फिर इसके बाद आती है सब क्लाइमेक्स कम्युनिटी, है ना। इसमें धीरे धीरे क्या होते हैं? पेड़ पौधे बड़े होने लगते हैं, उनके बीच में भोजन और प्रकाश को लेकर आपस में थोड़ा थोड़ा झगड़ा होना शुरू होता है, ठीक। फिर अगली आती है पांचवी, इसमें क्लाइमेक्स कम्युनिटी। बेसिकली है तो ये 5 ही, इसने छठा ही बता दिया है, लेकिन 5 ही हैं बेसिकली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? चौथे लेवल पे इसमें आपस में क्या हो रहा है? प्रतिक्रिया चल रही है, रिएक्शन चल रहा है। रिएक्शन किसको लेके? भोजन को लेके और प्रकाश को लेके, है ना, आपस में ये रिएक्ट करते हैं, ठीक। ताकि कौन किसको ज़्यादा भोजन मिल जाए, कौन किसको वनस्पति को ज़्यादा प्रकाश मिल जाए। फिर लास्ट में सबसे आती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। यहाँ पर क्या होता है? हर प्रकार के झगड़े समाप्त होते हैं, प्रतिक्रिया वगैरह सब समाप्त होती है, बल्कि होता क्या है? एक पूरी एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी तैयार हो जाती है, यानी पूरा एक जंगल या पूरा एक इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार हो जाता है, ठीक है। तो न्यूडेशन से लेकर क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक ये पूरा प्रोसेस चलता है।
शब्द किसने दिया था? रैगनार होल्ट ने। और इस सिद्धांत को किसने दिया? फ्रेडरिक क्लेमेंट ने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन होता है, सेकेंडरी। प्राइमरी तो ये जो चल रहा है ये प्राइमरी ही सक्सेशन है। अब मान लीजिए बीच में क्या होता है, बीच में जैसे यहाँ तक आए, सीरियल कम्युनिटी तक आए, फिर यहाँ पर क्या होता है, दोबारा से ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है या बाढ़ आ जाती है, तो फिर से क्या होता है, ये पूरी तरह नष्ट हो जाता है, फिर दोबारा से यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये जब दोबारा स्टार्ट होती है तो वो क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन क्या है, इसमें प्रावस्थाएँ यानी उनकी जो क्रम है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले न्यूडेशन, फिर कोई कम्युनिटी वहाँ पर आती है ना, प्रवास करती है, माइग्रेट करती है। जैसे ये पायनियर कम्युनिटी जो होती है, कोई पहली कम्युनिटी वहाँ पर आती है, जैसे लाइकेन हो गया। फिर सीरियल कम्युनिटी, मध्यवर्ती कम्युनिटी डेवलप होती है तीसरी में। चौथी में तुम्हारे एक धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी डेवलप होने आती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्रतिक्रिया में क्या होता है कि आपस में जो भी वहाँ पर कम्युनिटी हैं वो आपस में भोजन और प्रकाश के लिए लेकर एक दूसरे से संघर्ष करती है ना। और चौथी लास्ट में क्या होता है, जब क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाती है तो वहाँ पर स्टेबलाइजेशन आ जाता है, यानी स्थिरीकरण आ जाता है। उनके बीच में जो संघर्ष चल रहा होता है संसाधनों को लेकर वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी का निर्माण होता है। ठीक, या क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहाँ पे डेवलप होती है। तो ये पूरा एक सीरियल है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में दे रहे हैं यूजिन ओडेम। अब एक्चुअली क्या है, इस सिद्धांत से ना तीन वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। पहला तो सक्सेशन शब्द किसने दिया है, सिद्धांत नहीं दिया बल्कि सक्सेशन एक शब्द दिया है। ठीक, वो रैगनार होल्ट ने। अगर इस सिद्धांत की बात करें कि जैविक अनुक्रमण का जो सिद्धांत दिया है कि कैसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप होती है, ये किसने दिया है, ये तुम्हारे दिया फ्रेडरिक क्लेमेंट ने। लेकिन इसके जो क्रम को दर्शाया है ना, सही क्रम जो बताया है वो इन्होंने बताया है, यूजी ओडम ने। तो बेसिकली शब्द के बारे में पूछेगा तो वो ऐसे पूछेगा, लेकिन सिद्धांत के बारे में आपको फ्रेडरिक ही मेन हो है, ये फ्रेडरिक क्लेमेंट है, इन्होंने दिया था। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो इनके जो क्रम को दर्शाया है वो यूजी ओडम ने दर्शाया है। ठीक है, तो आप इनको तीनों को देख लीजिए, तीनों के नाम देख लीजिए। पहली न्यूडेशन, दूसरी माइग्रेशन में फर्स्ट प्रायर कम्युनिटी है वो आती है। तीसरी एसिस हो जाता है, यानी जो मध्यवर्ती कम्युनिटी है वो। चौथी में क्या होता है, जब कम्युनिटी अच्छे से डेवलप होने लगती है उनमें रिएक्शन होना शुरू हो जाता है भोजन और प्रकाश को लेकर। लास्ट में स्टेबलाइजेशन हो जाता है, यानी एक पूरा स्थिर इकोसिस्टम बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट भी प्रवास हुआ, अस्थापन हुआ, प्रतिक्रिया और स्टेबलाइजेशन सेम है। अगला पारिस्थितिक संक्रमण, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन की थ्योरी किसने दी थी, बेनेट ने दी थी। ये पारिस्थितिक संक्रमण होता क्या है, जब दो पारिस्थितिक तंत्र आपस में कोलाइड कर रहे हो, मिल रहे हो, वो पारिस्थितिक संक्रमण कहलाता है। ठीक है, उनके बीच में एक जो संक्रमण वाला जो ट्रांजिशन जोन होता है वो पारिस्थितिक संक्रमण कहलाता है। ठीक, जैसे जंगल हो गया, एक तरफ जंगल हो गया है ना, और उसमें दूसरी घास का मैदान हो गया। तो आपने देखा होगा बीच में एकदम जंगल ख़त्म होते ही घास का मैदान नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे ट्रांजिशन होता है। ठीक है, धीरे धीरे जंगल ख़त्म होता है, घास के मैदान आते जाते हैं। तो ये पारिस्थितिकी संक्रमण कहलाता है। किसने दिया, सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया अवधारणा का बेनेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजिकल नीचे से। अब ये पहले हम देख लेते हैं इकोलॉजिकल नीचे होता क्या है। तो इकोलॉजिकल नीचे जो होता है, सबसे पहले ये शब्द दिया था जोसेफ ग्रीनले ने, इसके बारे में दिया था। और इस जो सिद्धांत है, जो अवधारणा है, इसको जो आगे बढ़ाया वो इसके चार्ल्स एल्टन ने बढ़ाया। अब ये इकोलॉजिकल नीचे होता क्या है, शब्द हो गया जोसेफ ग्रीनले, और जो इन सिद्धांत को आगे बढ़ाया चार्ल्स एल्टन ने। अब ये होता क्या है, ये बेसिकली किसी भी इकोसिस्टम में कोई जीव होता है उसके रोल को बताता है। किसी भी जीव का उस इकोसिस्टम में उसका रोल क्या है ना, फंक्शनल रोल क्या है उसका, उसको ये बताता है कि क्या उसकी उस पूरे इकोसिस्टम में क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, उसको इकोलॉजिकल नीचे बताता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी भी इकोसिस्टम में, मान लीजिए किसी एक क्षेत्र में एक शेर रहता है। ठीक है, अब शेर की उस क्षेत्र में क्या भूमिका है। अगर मान लीजिए शेर ना रहे
तो उस क्षेत्र में शाकाहारी जानवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब जब शाकाहारी जानवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो वहाँ पे जितनी भी प्लांट्स हैं वो क्या होगा, वो सब खतरे में आ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है वहाँ का जो प्लांट हो या ग्रास लैंड हो पूरी तरह नष्ट कर दें वो। तो उस पूरे इकोसिस्टम में शेर की भूमिका क्या हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। क्यों? क्योंकि वो जितने भी शाकाहारी जानवर हैं उनको खाता है। इससे क्या होता है, उस पूरे इकोसिस्टम में एक बैलेंस बना रहता है। तो उसी के ऊपर ये बात की गई है। उसी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल नीचे, जो बेसिकली किसी जीव की जो भूमिका है, रोल है, उसको डिफाइन करता है। तो ये इकोलॉजिकल शब्द किसने दिया था? ग्रीनली ने दिया था। और उसको आगे जाके सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया है? वो चार्ल्स हेल्टन ने बढ़ाया। अब क्वेश्चन क्या है, इकोलॉजिकल नीचे यह उन परिस्थितियों श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिक तंत्र में उसकी कार्यात्मक फंक्शनल रोल को सहन कर सकती है, यानी फंक्शनल रोल को डिफाइन करती है। ठीक, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। जैसे बताया ना, शेर, उसी को सिस्टम में शेर की अपनी एक भूमिका है। तो ये दोनों ही इसके स्टेटमेंट सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया। आज के वीडियो में बस नहीं रहने देते हैं, फिर आगे करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।